हेलो बच्चों, तो हमने अभी तक देखा है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एक वेव को रिप्रेजेंट करती है। इट इज अ वेव इक्वेशन। या हम ऐसा बोले कि हमें एक फंक्शन चाहिए y इक्वल्स टू एफ जो कि x और t के साथ संबंध बताता हो, या फंक्शन ऐसा जो कि x और t दोनों को अपने साथ में लेके चलता हो। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं आपको एक कंडीशन दूं, एक इक्वेशन दूं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वी टी का स्क्वायर। क्या ये फंक्शन एक वेव को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि जो हमने कंडीशन देखी y मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t, सो हियर द y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। डज इट रिप्रेजेंट्स अ वेव और नॉट? तो आज हम उसी को देखेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या कंडीशन है जो हमें बताती है कि कोई इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है या कोई साधारण सी या कॉम्प्लेक्स सी कोई दूसरी इक्वेशन है, उसका वेव से लेना देना है कि नहीं। तो समझते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह का कोई इक्वेशन आएगी तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम dy बाय dx निकालेंगे, जो कि मैं इस फंक्शन के लिए करता हूं। तो मैं लिखूंगा a ओमेगा dy बाय dx a साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस kx और यहां आ जाएगा k। ठीक है। उसके बाद निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव d2y बाय dx2। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का a k स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस का kx। फिर हम कैलकुलेट करेंगे dy बाय dt। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हमें समझ के लेना है, याद करके लेना है। ठीक है ना? कि पहले हम लोग x का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, y का x के रेस्पेक्ट में, फिर t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx और d2y बाय dt2 आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन ओमेगा t माइनस kx। अब हम इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे। रेशो आएगा d2y बाय dx2 अपॉन d2y अपॉन dt2। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा एक इक्वेशन बनेगा ये। माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सब कुछ तो यहाँ पे कैंसिल ही हो गया। देखिए, ए से ए हो गया, साइन से साइन हो गया, क्या बचा? बचेगा के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर d2y अपॉन dt2। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अगर कोई इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम कह देंगे कि भैया वो वेव इक्वेशन है, अदरवाइज वो वेव इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 1/v²। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी हम देखिए यहां से निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पे उल्टा है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t है, तो इसको 1/v² कह देंगे, k स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक। तो अगेन इक्वेशन क्या आ जाएगी? d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 1/v² d2y अपॉन dt2। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझने वाली है यार, यहां पे माइनस आएगा क्योंकि इसका माइनस भी आएगा ना आगे। ठीक है, अब ठीक है। यहां पर एक चीज और है जो कि समझने वाली है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके समझाता हूं। एक कंडीशन तो ये लिख लेंगे। अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, बस इसमें एक चीज और है वो बता देता हूं। ये क्या है? दिस इज स्लोप, dy बाय dx इज स्लोप। ठीक।
तो dy बाई dx अगर मैं लिखूं माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन dy बाई डी टी. वॉट इज dy बाई डी टी? dy बाई डी टी इज स्पीड या वेलोसिटी जो हम कहते हैं किसकी? पार्टिकल की वेलोसिटी. तो हमने क्या किया? स्लोप में डिवाइड किया पार्टिकल की वेलोसिटी का, है ना. तो ये आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. क्या क्या कैंसिल हो गया? कैंसिल हो जाएगा ए से ए और कॉस से कॉस का पूरा फंक्शन. तो यहां आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन ओमेगा डी वाई बाई डी टी, वो भी माइनस साइन के साथ. तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एस एच एम, है ना, ये v ऑफ एस एच एम इज इक्वल्स टू 1/v होता है, तो माइनस v ऑफ वेव इनटू स्लोप. ये इक्वेशन बन गई. वेलोसिटी ऑफ एस एच एम ये 1/v होता है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा स्लोप. तो ये दो रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये आगे काम भी आएंगे. चलिए आगे समझते हैं. हम न्यूमेरिकल के लिखते हैं एक दो, उससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगी चीजें. जैसे एक क्वेश्चन आया कि बताइए कंडीशन बतानी है, इन व्हाट कंडीशन V मैक्सिमम ऑफ पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ V वेव. ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जब पार्टिकल का V मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, पार्टिकल का V मैक्सिमम ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ वेव V वेव लिख देता हूं. V वेव होता है कोफिशिएंट ऑफ T अपॉन कोफिशिएंट ऑफ X, यानी कि ओमेगा बाई के. ये पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, k इज इक्वल्स टू AK इज इक्वल्स टू 4. ये कंडीशन आ गई. हमसे पूछ सकता है कि बताइए, कोई इक्वेशन दे देगा, बोलेगा ये इक्वेशन वेव है कि नहीं, बताओ. जैसे इक्वेशन ले लेते हैं, सिंपल इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. अब ये बताओ कि क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन? क्या ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन है? कैसे चेक करेंगे? चेक करते हैं. सिंपल प्रोसीजर है. सबसे पहले dy बाय dt निकालो, सॉरी dy बाय dx निकालते हैं. ये आएगा यहां से 0, ठीक है. d2y बाय dt dx2 तो होगा ही नहीं. dy बाय dt निकालो, ये आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और d2y बाय dt2, इसका d2y बाय dx2 0 होता है, और ये आएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी. d2y बाय dt2 क्या आ जाएगा? इसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है. क्या ये दोनों में जो रिलेशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा. भाई पहली बात तो देखो ये है कि इक्वेशन देख के हम बता देंगे कि वेव की नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें x तो है नहीं, इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टाइम, नो x, मतलब ये इक्वेशन जो है वेव की नहीं है. फिर भी अगर हमारा दिल ना माने तो हम ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. जैसे इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी का होल स्क्वायर. क्या ये इक्वेशन वेव की है? इज इट अ वेव इक्वेशन? देखते हैं. सबसे पहले dy बाय dx, जब dy बाय dx निकालेंगे तो आएगा 2x माइनस वी टी, d2y बाय dx2,
d2y बाई dx2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2। ठीक है, अब निकालते हैं dy बाई dt, इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस vt 2x माइनस vt। ठीक है, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, यह आएगा 2v माइनस, सॉरी इसको डिफरेंशिएट दोबारा करते हैं, 2v x माइनस vt माइनस x। ठीक है, अब सही, फिर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, d2y बाई dt2, तो यह आ जाएगा 2 और ये v, 2v और ये v, 2v स्क्वायर। हाँ अब सही। अब रेशियो निकाल लेते हैं, d2y बाई dx2 अपॉन d2y बाई dt2 इजकल्स टू 2 अपॉन 2v स्क्वायर। अरे ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन v d2y बाई dt2। यार ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे v स्क्वायर आ गया, बट ये वेव इक्वेशन नहीं है, फिर भी ये वेव इक्वेशन नहीं है। अब वो क्यों नहीं है उसको समझते हैं। देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, कोई भी अगर वेव चल रही है तो यार वेव का जो पार्टिकल, जो मीडियम का पार्टिकल जो मूव कर रहा है y, उसकी एक फिक्स वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम, है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, यहां पे आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, y इज कन्फाइंड बिटवीन दिस रीजन फ्रॉम a टू माइनस, इट इज कन्फाइंड। ये ना तो आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, इसके बीच में रहेगा। ठीक, बट यहां पे अगर हम बात करें x की, अगर हम x की वैल्यू इंफाइनाइट रखें तो y की वैल्यू इंफाइनाइट आ रही है। अब समझिए, अगर ये वेव, मैंने एक रस्सी को जर्क दिया और वेव गई, इंफाइनाइट वाला पार्टिकल कहां जाएगा? इंफाइनाइट वाला पार्टिकल तो इंफाइनाइट पे चल जाएगा, तो ये वेव इक्वेशन नहीं है। देखिए इसको ज्यादा डिटेल में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर इस चीज को ध्यान रखिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब नहीं है कि ये वेव इक्वेशन है। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम y की वैल्यूज को चेक करें। इवन आप कंडीशन सेटिस्फाई कराने से पहले ही चेक कर लो कि यार ये वेव इक्वेशन है कि नहीं है। ये इस तरह की कंडीशन तो नहीं आ रही है। अगर y की वैल्यू कन्फाइंड नहीं है एक रीजन में, तो समझ जाओ कि भाई गड़बड़ है। एक चीज और ध्यान रखो कि y की जो वैल्यू है, एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम किसी x की किसी वैल्यू पे रखते हैं, मान लीजिए x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 की y की वैल्यू सेम फिक्स है ना, इतनी ही आनी चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे। दो वैल्यूज तो नहीं आ सकती एक पार्टिकल की, है ना, तो वो भी ध्यान रखना है। तो दो तीन चीजें हैं जो याद रखनी है जब भी हम कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट इट इज नॉट अ वेव इक्वेशन। पूरा एकदम कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। क्यों? क्योंकि हालात बदल गए। हालात मतलब कंडीशन बदल दी हमने। चलो आगे चलते, एक और इक्वेशन लेते हैं। y इक्वल्स टू लेट्स से 1 अपॉन x माइनस vt। ठीक है, अब इसकी हम कंडीशन चेक करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, 1 अपॉन v स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट अब वो रहा ही नहीं, क्योंकि वो कंडीशन बाद में सेटिस्फाई करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि क्या x की किसी भी वैल्यू के लिए y इनफाइनाइट आ सकता है। अब सोचिए, अगर आप यहां पे x की कोई भी वैल्यू रखो ऐसी जिससे कि y इनफाइनाइट आ जाए,
आ सकता है। कैसे? अगर मैं रखूं x माइनस वी टी की वैल्यू को 0, तो x बराबर वी टी, अगर x बराबर वी टी है तो y इनफाइनाइट है। अगर y इनफाइनाइट है मतलब ये वेव इक्वेशन है ही नहीं भाई, पार्टिकल तो अनंत पे चले गया मीडियम का, तो वापस तो आएगा ही नहीं, अनंत पे जाके थोड़ी वापस आता है, इंफिनिटी पे चले गया वापस नहीं आएगा, कहां से वेव इक्वेशन हो गई? हो ही नहीं सकती, तो ये वेव इक्वेशन नहीं है। चलिए एक और कंडीशन लेते हैं, y इक्वल्स टू मान लीजिए ln x माइनस वी टी। बताइए क्या ये वेव इक्वेशन है? वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्या x की किसी वैल्यू के लिए y इनफाइनाइट हो सकता है? अगर हो सकता है तो ये वेव इक्वेशन नहीं है, और अगर x की किसी वैल्यू के लिए y की दो अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, अगर आ सकती है तो ये वेव इक्वेशन नहीं है। और तीसरा जो हमने बताया कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव वाली, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो भी वेव इक्वेशन नहीं है। तो तीन कंडीशन हमने सीखी है और तीनों ही कंडीशन हम जस्टिफाई यहां पे करके देखेंगे, सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो पहली कंडीशन रख दो, x बराबर इंफिनिटी पे y इंफिनिटी हो गया। चलो, वेव इक्वेशन नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से हमें चेक करना होगा कि कोई भी इक्वेशन जो दी गई है क्या वो वेव इक्वेशन है, और अगर है तो फिर तीन कंडीशन होंगी, तीनों सेटिस्फाई होंगी। सेकंड डेरिवेटिव, दूसरा x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू, एक से ज्यादा अगर वैल्यू है 2 3 4 तो वेव इक्वेशन नहीं है, x और t की फिक्स वैल्यू के लिए। तीसरा मैंने बताया x की किसी भी वैल्यू के लिए y जो है कन्फाइंड होना चाहिए एक रीजन में, उसकी वैल्यू ऐसा नहीं कि इंफिनिटी तक जा रही है, तो फिर ये वेव इक्वेशन नहीं होगी। अभी हम बात करेंगे वेव की वेलोसिटी की। कौन सी वेव? जो स्ट्रिंग में चलती है, ठीक है, मतलब एक ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है और इसमें इस तरह से एक वेव प्रोपगेट कर रही है, ठीक, एक स्ट्रिंग है उसमें एक वेव प्रोपगेट कर रही है, हम उसके एक छोटे से सेगमेंट को लेते हैं और उस सेगमेंट की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये सेगमेंट यहां बना लेता हूं मैं इस तरह से, ये, ठीक। अब इस सेगमेंट में वेव जा रही है v वेलोसिटी से, वेव वेलोसिटी, ये हमारा टॉपिक भी आज का, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी v से वेव जा रही है, और मान लेते हैं कि इस रस्सी का जो मास है m, लेंथ है l, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसे कि हम मास डेंसिटी भी कहते हैं, वो है म्यू इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ। और हम मान लेते हैं कि इस रस्सी में टेंशन है T, इस रस्सी में हमने टेंशन क्या मान ली? T। अब T, ये रस्सी में टेंशन है T, तो T इस तरह से रहेगी, ठीक है ना, जिस तरह से हमारी स्ट्रिंग है अलोंग द स्ट्रिंग हमारी टेंशन भी रहेगी, तो ये T हो गया। और एक चीज मान लेते हैं कि ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे थीटा प्लस थीटा, यानी कि 2 थीटा, ठीक। अब ये 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो इस T के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट होगा T, ये थीटा, हाँ ये cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा, सही, और इस T का T cos थीटा, और नीचे आ जाएगा यहां से 2T sin थीटा। अगर एंगल छोटा है, स्मॉल है, तो हो जाएगा 2T थीटा। क्लियर है इतना? चलिए, अब हम ऐसा मानते हैं क्योंकि वेव चल रही है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग नहीं चल रही है, स्ट्रिंग तो ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है साहब। हम ऐसा मानते हैं, अगर हम वेव के रेफरेंस में देखें, मान लीजिए हम वेव पे बैठ गए और हम वेव के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो
तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि वेव तो रुकी हुई है, रस्सी पीछे जा रही है। जैसा हम स्टेशन पे खड़े होते हैं, हमें ट्रेन आ रही है, लेकिन जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं स्टेशन आ रहा है। सिमिलरली हम जब रस्सी को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है रस्सी रुकी हुई है, वेव जा रही है। अब हम उल्टा मानेंगे, हम ही सपोज करेंगे फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेव कि वेव रुकी हुई है और रस्सी उधर जा रही है v वेलोसिटी से इधर। अब ये रस्सी अगर v वेलोसिटी से उधर जाएगी, क्योंकि रस्सी एक कर्व पे घूम रही है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा v²/r। r है ये डिस्टेंस, रेडियस, v²/r। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस पूरे सेगमेंट की लेंथ है डेल्टा एल, लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा dm v²/r। dm क्या है? मास। dm है मास ऑफ द सेगमेंट। इस सेगमेंट का मास है dm। ठीक है, अब थोड़ा सा dm को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। dm आएगा म्यू इंटू dl, म्यू इंटू dl, जो इसकी लेंथ है ना, ये dl हमने लिया है, म्यू इंटू dl। और dl क्या होगा? dl होगा r2 थीटा, 2r थीटा। dl क्या होगा? रेडियस इंटू एंगल, एंगल है 2r और रेडियस है r, सॉरी एंगल है 2 थीटा, रेडियस है r, तो r इंटू 2 थीटा, तो म्यू इंटू 2r थीटा, 2r म्यू थीटा, ये आ जाएगा dm। 2r म्यू थीटा हमारे पास dm आ गया। ठीक है, चलिए ये भी सही है। अब dm आ गया तो फोर्स लिख देते हैं। फोर्स हमारे पास आ रहा है नीचे की तरफ, कितना आ रहा है? 2t थीटा, और ऊपर आ रहा है dm। dm की जगह लिख देते हैं 2r म्यू थीटा v²/r। r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, r से r, थीटा से थीटा, तो बचेगा t = म्यू इंटू v², और v आ जाएगा √t/μ। तो ये आ गई हमारे पास वेव की वेलोसिटी। और अगर वेव रेफरेंस से देखें तो स्मॉल सेगमेंट की वेलोसिटी। वैसे ये वेव की वेलोसिटी है, कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव, कौन सी वेव? जो स्ट्रिंग में होती है। ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल है उसका मोशन वेव मोशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जो वेव है ट्रांसवर्स वेव, उसकी वेलोसिटी आ गई। अब हम देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वेव की, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, वो डिपेंड करती है टेंशन पे, कि हमने किसी स्ट्रिंग में कितनी टेंशन दी है। दूसरा डिपेंड करती है उसकी मास डेंसिटी पर, यानी कि म्यू पर। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए मान लीजिए एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पे हमने 3 मासेस लगा दिए, m1, m2, m3। इन तीनों रस्सी का म्यू सेम है, सेम फॉर ऑल। हमें ये बताना है कि कहां पर, जैसे मान लीजिए यहां पर वेव की वेलोसिटी है v1, यहां v2, यहां v3। तो हमें ये बताना है v1, v2, v3 का असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। हमें इसको बढ़ते हुए ऑर्डर में या कम होते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो अब हम समझते हैं इसको कैसे निकालेंगे। हम बात करें v1 की, तो v1 होगा √t/μ। अब क्योंकि v1 इस वाले सेगमेंट की बात करें हम, फर्स्ट सेगमेंट की, फर्स्ट सेगमेंट पे जो t है, t
इसको T1 कह देता हूं, म्यू तो सेम रहेगा, तो T1 आएगा m1g m2g m3g, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, ये T है। अगर मैं V2 की बात करूं तो आएगा अंडर रूट ऑफ T2 बाय म्यू, यहां पे टेंशन था T1, यहां टेंशन है T2 और यहां टेंशन होगा T3। तो T2 कितना, T2 निकाल देते हैं m2 प्लस m3 इंटू जी। भाई ये वाला जो मास है वो इस टेंशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है, ये एनएलएम में हम सीख चुके हैं। और अगर हम बात करें V3 की, अंडर रूट ऑफ T3 बाय म्यू, और T3 कितना होगा m3 इंटू जी। T3 होगा केवल इस मास की वजह से, ऊपर वाले मासेस का T3 में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब हम बात करें और ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो जो T1 है वो सबसे ज्यादा है, उससे कम है T2 और सबसे कम है T3। तो जो वेव की वेलोसिटी होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी 1 में, उससे कम होगी 2 में, उससे कम होगी 3 में। तो हम लिख सकते हैं V1 सबसे बड़ा है, V2 उससे छोटा और V3 सबसे छोटा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि m1 की वैल्यू है 1 kg, m2 की भी ले लो 1 kg और m3 की भी ले लो 1 kg। तो मासेस आर 1 kg ईच, म्यू की वैल्यू है मान लीजिए 2, ठीक है, kg पर मीटर kg पर मीटर, ठीक है। तो हम V1, V2 और V3 की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। V1 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1113 इंटू जी, यानी कि 30/2, ठीक है ना, 1113 kg मल्टीप्लाई बाय 10, 30/2 मीटर पर सेकेंड। V2 की बात करें 20/2 मीटर पर सेकेंड, और V3 की बात करें तो रूट ऑफ 10/2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि T3 कितना है m3 इंटू जी, m3 है 1 और g होता है 10। तो इस तरह से हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर हम इस तरह से लेके एक मास है यहाँ पे मान लीजिए 5 kg का, और इसकी लेंथ है 10 मीटर, मास है स्ट्रिंग का, जो मास है वो ले लेते हैं कुछ 2 kg। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक वेव प्रोड्यूस की, यहां पर मैंने एक वेव को प्रोड्यूस किया। तो जब मैंने वेव प्रोड्यूस की उस नीचे वाले पॉइंट पर, तो बताइए उस वेव को यहां तक जाने में, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेंगे सबसे पहले तो वेलोसिटी, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है हमारे पास 10 और वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो टाइम निकल जाएगा, ये t है टेंशन का और ये वाला t है टाइम का, इसको स्मॉल t कह देते चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यह आ जाएगा 10 अंडर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन है 5 इंटू 10 यानी कि 50 अपॉन म्यू, म्यू कितना आएगा 2/10 यानी कि 1/5। तो म्यू रख देंगे 1/5। तो टाइम आ जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 250, इसको सॉल्व कर लेंगे 5√10, तो 10/5√10, तो आ जाएगा 2/√10 मीटर पर सेकेंड, 2/√10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देंगे। लेट से एक पुली है और ये पुली में एक मास है, मास है 2 kg और ये है यहाँ पे इस तरह से,
मान लीजिए ये है 10 मीटर, 20 मीटर ले लेते हैं, ये है 5 मीटर। मैंने यहां पर एक वेव प्रोड्यूस की, म्यू की वैल्यू ले लेते हैं कुछ 0.5 kg पर मीटर, म्यू की वैल्यू ले ली मैंने 0.5 kg पर मीटर। अब मान लीजिए कि यहां पर ग्राउंड पर एक वेव प्रोड्यूस करते हैं, वेव प्रोड्यूस्ड एट ग्राउंड, टाइम टू रीच पुली। तो हमें टाइम बताना है कि पुली, ये वेव यहां से यहां तक पहुंच जाए, ठीक है ना, पुली तक पहुंच जाए, उसमें कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है t इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 मीटर अपॉन v। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां जाएगा l आ जाएगा 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। t कितना है 20 और म्यू दे रखा है 0.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा t और वही हमारा आंसर होगा। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। तो इसको सॉल्व करेंगे 200/5, 200/5 हो जाएगा 50, रूट का 50 ऊपर है 20, तो 20/√50 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।